Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिडवल यूरोप कैसा था, कैसे क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ और कैसे ये वर्ल्ड वाइड रिलीजन बन गया। तो मिडेवल पीरियड में जो मिडेवल है उस वर्ड का मीनिंग होता है मिडिल। ठीक कोई बात। अगर आपको जानना है कि भैया पास्ट में लाइफ कैसी थी, आज लोगों की जो कंडीशन है, जो सोच है, जो उनका तरीका है रहने का, वो ऐसा क्यों है, तो आपको पास्ट को पढ़ना पड़ेगा। और पास्ट को आप कन्वीनियंटली पढ़ पाओ, इसीलिए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो, मिडेवल आप क्लास 7 में अभी पढ़ रहे हो और मॉडर्न आप नेक्स्ट ईयर 8th में पढ़ेंगे। ठीक कोई बात। देखो, जो टाइम है हर पीरियड का, भले वो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न हो, ये सेम नहीं है हर जगह बेटा। इंडिया का एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड यूरोप के या इंग्लैंड के स्पेशली, यूरोप में भी मैं बहुत सारी कंट्रीज हैं उनसे नहीं, इंग्लैंड से कंपेयर करते हैं, से अलग होगा। ठीक हुई बात। तो जो इंडिया में मिडवल, एंशिएंट या मॉडर्न पीरियड का टाइम फ्रेम होगा, वो जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में भी वैसा ही हो। जो मिडवल पीरियड है यूरोप का, वो 5th सेंचुरी सी से स्टार्ट होके 15th सेंचुरी पे ख़त्म होता है। इंडिया में वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होके 18 पे ख़त्म होता है। देखो यही डिफरेंस दिख गया कि यूरोप में जो मिडेवल पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ, 5th से, कब खत्म हुआ, 15 पे। इंडिया में 8 से स्टार्ट होके 18 पे ख़त्म हुआ। जो मेजर इवेंट्स थे या जो विजिबल चेंजेस थे सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इन्हें बेस माना गया। ठीक है, पेरियोडिक डिविजन्स का। अब देखो हमने किस बेसिस पे एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड को अलग किया। जो चेंजेस हमने देखे सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, फॉर एग्जाम्पल द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। हमने ये देखा कि जब से रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, कब हुआ रोमन एम्पायर का फॉल, 476 CE में। इसको हम मानते हैं बिगिनिंग ऑफ मिडवल पीरियड इन यूरोप। इंडिया में, सॉरी, यूरोप में मिडवल पीरियड जो है उसकी बिगनिंग कब से मानते हैं हम, रोमन एम्पायर के फॉल होने से। रोमन एम्पायर कब फॉल हुआ, 476 CE में। जो यूरोपियन सोसाइटी थी यहीं से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होने लगी। द यूरोपियन सोसाइटी बिगेन टू शो स्ट्राइकिंग चेंजेस देयर आफ्टर। अगर हमें मिडवल पीरियड को जानना है बेटा, मिडवल टाइम तक जो लिटरेसी है, लिखना है, पढ़ना है, ये बहुत अच्छे लेवल पे था। इसीलिए इस टाइम में हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि किस तरीके से जाने। बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत फेमस राइटर आ चुके थे, तो लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, टूल्स, कॉइन्स, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन। जैसे ताजमहल मिडवल पीरियड में ही बना, अ मॉन्यूमेंट ऑफ मुगल पीरियड। क्वाइंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का काम करेंगे। फिर अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, बाबरनामा है, अकबरनामा है ना। फिर बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जो इस टाइम आए, वो भी बहुत कुछ लिख के गए। बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, और इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रेवलर थे, वो भी बहुत कुछ लिख के गए हैं। तो बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, जो मिडिवल पीरियड था उसमें बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए। इकोनॉमिक मतलब टैक्स का सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, वो सब इकोनॉमिक हो गया। पॉलिटिकल मतलब रूलर कैसे रूल करना है, कौन सी नई पॉलिसीज़ ला रहा है। सोशल मतलब सोसाइटी कैसी थी। इसमें हमने पूरे वर्ल्ड में ही बहुत सारे चेंजेस देखे। वो चेंजेस पूरे वर्ल्ड में किस किस में आए बेटा, इकोनॉमी में भी आए, पॉलिटिक्स में भी आए और सोशल भी, सोसाइटी में भी आए। ट्रेड और कॉमर्स डिक्लाइन कर गया। जैसे ही ओल्ड किंगडम और एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो ट्रेड और कॉमर्स भी कम हो गया। जो वेस्टर्न यूरोप था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, किससे, सोशल इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस से। फ्यूडलिज्म पूरे यूरोप में था। फ्यूडलिज्म स्प्रेड इन इंटायर यूरोप। लैंड एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म था प्रॉपर्टी का, और आज भी है बेटा ये तो। सोसाइटी डिवाइडेड थी पीजेंट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स में। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो पीजेंट से अपना शेयर ले लेते थे।
ठीक है। और पीजेंट से अपनी लैंड्स के ऊपर काम भी करवाते थे विदाउट एनी वेजेस। किसान जो उगाता था उस प्रोड्यूस में तो फ्यूडल लॉर्ड्स का हिस्सा होता ही था। इवन फ्यूडल लॉर्ड्स पीजेंट्स को अपने लैंड एरिया पे भी बोलते थे कि यहाँ पर चलो खेती करो, और उनको पैसा नहीं देते थे। जो इकोनॉमिक लाइफ थी इस सिस्टम में वो बहुत रूरल थी। ट्रेड और कॉमर्स बहुत कम था। लोगों के जीवन में ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, होता ही नहीं था। इकोनॉमिक लाइफ रूरल थी, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। तो सोशो इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, वो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, बच्चा ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई। पर सबसे बुरी चीज़ जो हो रही थी वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री। ये एक मेन फीचर बन गया था सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम का थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसी ने झेला है तो वो किसानों ने। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूरोप, तो यहाँ पर तो सर्फडम का ही फॉर्म ले लिया। दास प्रथा, दासत्व मतलब दास नहीं होते, दासी वही वाला दास। तो सर्फडम का फॉर्म ले लिया। दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया में जमींदार थे। नोबेलिटी रूल द लैंड एंड टुक मेजर पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस। देखो यूरोप में सर्फडम चालू हो गया, ठीक है। फ्यूडलिज्म अपने आप में भी बहुत बुरा था, उसके बाद सर्फडम दास प्रथा चालू हो गई। इंडिया में जमींदार थे, नोबेलिटी थी जो प्रोड्यूस का मेजर पोर्शन ले लेती थी। रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, पॉम्पे द ग्रेट कॉन्क्वेस्ट ऑफ यरूशलेम, पॉम्पे द ग्रेट कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलेम। जेरूसलेम भी बोलते हैं बच्चा, और हिंदी में इसको यरूशलेम बोलते हैं। यरूशलेम, जेरूसलेम, ठीक है। पैलेस्टाइन, यहाँ पर जूइश इंडिपेंडेंस खत्म हुई एज जूडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू रोमन रिपब्लिक। जूडिया को किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया गया? रोमन रिपब्लिक के साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, और इसी के साथ साथ जूइश की जो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई। ये जो कॉन्क्वेस्ट था, ये जो सीज था जेरूसलेम का, वो कब हुआ? 63 BCE, बिफोर कॉमन एरा 63, ठीक है। जो वॉर था वो कंटिन्यू रहा 3 मंथ तक, और इसमें बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुए और 12,000 जीव की डेथ हो गई। ठीक, कोई बात, कितने हज़ार, 12,000 जीव की डेथ हो गई जब रोमन एम्पायर ने इनकॉर्पोरेट किया या पावर सीज कर ली, जीत लिया जेरूसलेम को। जेरूसलेम बोले तो पैलेस्टाइन। क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया जीसस क्राइस्ट ने। ये एक मोस्ट पॉपुलर रिलीजन बन गया वर्ल्ड का। इनकी होली बुक है, क्रिश्चियंस की जो होली बुक है उसे हम बाइबल कहते हैं। अब हम जीसस क्राइस्ट को अगर देखें तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो बेथलेम में हुआ, जूडिया। जीसस वॉज द सन ऑफ जोसेफ एंड मैरी। तो जो जीसस क्राइस्ट है उनका बर्थ हुआ बेथलेम, जूडिया में। जीसस के पापा थे जोसेफ और मदर थी मैरी। ये बड़े हुए नज़ारेत में और कारपेंटर बन गए। इनके पापा का ऑक्यूपेशन था कारपेंट्री, तो उन्होंने भी इसी को फॉलो कर लिया। जब ये 12 साल के हुए, जब ये 12 ईयर के हुए, ही बिगेन डिस्कशंस विद ज्यूस टीचर्स ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। 12 साल की उम्र में ही ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ऊपर डिबेट करने लगे टीचर्स के साथ। जल्दी इन्होंने चालू कर दिया प्रीचिंग को पढ़ाना ना बोल के बेटा उपदेश बोलना ज़्यादा सही है। क्या देने चालू कर दिए इन्होंने? उपदेश, ठीक है। इन्होंने लव का मैसेज दिया, मैसेज ऑफ लव, पीस, शांति से रहो, प्यार से रहो, आपस में भाईचारा रखो, ब्रदरहुड रखो। तो ही सून बिगेन प्रीचिंग, ये जल्दी ही अपने उपदेश देने लगे मैसेज ऑफ लव, पीस और ब्रदरहुड पे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का ये यूज़ करते, सिंपल वर्ड का ये यूज़ करते, है ना। स्टोरीज कॉल्ड पैरेबल्स एंड सरमन्स। अपना जो उपदेश देते वो स्टोरी के फॉर्म में देते, पैरेबल सरमन्स के फॉर्म में देते। दृष्टांत देने लगे, उपदेश देने लगे सिंपल स्टोरीज के फॉर्म्स में। लोग बहुत अट्रैक्ट हुए इनके टूवर्ड्स, क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत सिंपल था, सबको लव करते थे, बहुत दयालु थे। इवेंचुअली बहुत ज़्यादा नंबर में लोग इनके फॉलोअर बनने लग गए। ये हैं जीसस क्राइस्ट।
बहुत कम टाइम में इन्होंने इतने फॉलोअर बना लिए कि क्या बताएं कितने फॉलोअर बना लिए। फ्रॉम हिज फॉलोअर्स जीसस चूज 12 apostles टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड। जीसस ने इतने सारे फॉलोअर्स में से 12 apostles को चुना कि भाई आप जाओ और भगवान का मैसेज सबको दो। देयर आर 4 शॉर्ट बुक कॉल्ड गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, ये 4 बुक्स शॉर्ट बुक्स थी जो बताती थी किसकी, जीसस की टीचिंग्स को, जीसस की लाइफ को। ठीक है, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स, उनकी पढ़ाई, उनका जीवन, वो क्या बोलना चाहते थे, क्या उपदेश देना चाहते थे, ये सब इन शॉर्ट बुक के थ्रू बताया है। जो बर्थ है जीसस का, इसको सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस के फॉर्म में, मतलब सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस। वो हर साल 25 दिसंबर को आता है। अब हम अगर जीसस के टीचिंग्स की बात करें तो बाइबल के 2 पार्ट्स हैं बच्चा, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें हिस्ट्री है ज्यूस की और देयर रिलेशनशिप विद गॉड। ज्यूस की हिस्ट्री है और उनका कैसे रिलेशनशिप था गॉड के साथ, वो है ओल्ड टेस्टामेंट में। और जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें बायोग्राफी है और टीचिंग्स हैं जीसस क्राइस्ट की। तो बाइबल की 2 पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट ज्यूस की बात करता है, उनके रिलेशनशिप को बताता है गॉड से, और जो न्यू टेस्टामेंट है वो बायोग्राफी है जीसस की और उनकी टीचिंग्स बताते हैं। जो जीसस थे उन्होंने मीनिंगलेस रिचुअल्स को अपोज किया। उन्होंने लोगों को बताया कि अपनी लाइफ को डिवोट कर दो भगवान की सर्विसेज में, भगवान की भक्ति में, भगवान लोगों को सर्व करने के लिए अपनी लाइफ को डिवोट कर दो। उन्होंने ये भी बताया लोगों को कि दूसरों की मदद करो। हिज मोस्ट फेमस प्रीचिंग वॉज, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट उपदेश था वो था द सरमन ऑन द माउंट विच टॉट मेनी थिंग्स। सरमन ऑन द माउंट बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने लोगों को कहा कि ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं इनको छोड़ दो, भगवान को सर्व करो। ठीक है, सर्विस टू गॉड, अपनी लाइफ को पूरी तरह समर्पित कर दो भगवान को। और इम्पॉर्टेंट सरमन कौन सा है? द सरमन ऑन द माउंट, सबसे इंपॉर्टेंट उपदेश सरमन ऑन द माउंट। ये इमेज है सरमन ऑन द माउंट की। अब हम अगर जीसस की प्रीचिंग्स की बात करें तो प्रीचिंग्स या उनकी जो उपदेश हैं उसमें पहला उपदेश है गॉड इज द लविंग फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। गॉड लविंग फादर है जो सारे लोगों को प्यार करते हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फेलो बीइंग्स हैं एंड इक्वल इन द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। हमें भगवान में फेथ रखना चाहिए। डू unto others as you would have do unto you। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। अपने दुश्मनों को भी प्यार करो, किसी को जज मत करो। Sinner can always repeat and be saved by God। Sinners can always repent and be saved by God। रिपेंट का मतलब होता है बेटा पछताना, तो जो भी पाप करेगा उसे पछताना ही पड़ेगा, फिर भगवान उसे भी सेव कर लेगा। जीसस अपोजिशन टू ज्यूइश लीडर। जो ज्यू रिलीजन था, उनके जो लीडर्स थे वो स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करते थे ह्यूमन मेड ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को, ओरल लॉज को, जो नियम कानून सोसाइटी ने बना दिया उसको स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करते थे। जो रिटन लॉज थे, कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी एंशिएंट प्रॉफिट लाइक मूसा की have been opposed by influential section of Jews लीडर का जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन था वो एंशिएंट प्रॉफिट जो कि मूस थे उनको अपोज करते थे। ये लोग ओरल लॉज को फॉलो करते थे, रिटन लॉज, कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते थे। जीसस क्वेश्चन द रिजिड प्रैक्टिसेस ऑफ मीनिंगलेस रिचुअल। जीसस ने क्वेश्चन किया कि भैया आप ऐसे क्यों करते हैं, ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं उनको क्यों आपको प्रैक्टिस करना है। वो रिचुअल्स जो इग्नोर कर रहे हैं वैल्यूज़ को, शेयरिंग को और लव को। तो जो ज्यूज़ लीडर थे वो एक्सेप्ट नहीं पा रहे थे जीसस को एज अ मसीहा। ठीक है, क्योंकि जीसस को इस टाइम पे बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई थी जो ज्यू लीडर को पसंद नहीं आ रही थी। जो जीसस थे वो लोगों को ठीक कर देते थे, उन्हें उपदेश देते थे, उन्हें सर्व करते थे ऑन सब्बात,
अ डे सेट असाइड फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर। सब्बात एक दिन होता था जिस दिन लोग फास्ट करते थे और प्रेयर करते थे। उस दिन जो भी लोग जो भी प्रॉब्लम लेके जीसस के पास आते थे वो सब सॉल्व कर दी जाती थी। ये जो एक्ट था ये लॉस के अगेंस्ट था और जो ज्यू लीडर थे उन्होंने इसका स्ट्रांग अपोजिशन किया। क्रूसिफिकेशन। अब जैसे जैसे जीसस की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जियो लीडर इनके ऊपर और गुस्सा होते गए, तो उन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी किसके, जीसस के अगेंस्ट में। उन्होंने रोमन ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया कि जो जीसस है ये अपने आप को किंग ऑफ ज्यू बोल रहा है और प्रवोक कर रहा है लोगों को कि वो रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में विद्रोह करें, रिबेल करें। जेरूसलेम पार्ट था रोमन एम्पायर का। सीजर्स को अरेस्ट किया गया, उन्हें सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया, उनके हाथों को और पैरों को नेल्ड कर दिया गया, किली से ठोक दिया गया क्रॉस के ऊपर, हाथों को और पैरों को ठोक दिया गया। ठीक है, ही वॉज लेफ्ट टू डाई इन गोलगोथ। गोलगोथ में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया, किलियाँ ठोक के ऐसे क्रॉस बनाया गया, यहाँ जीसस के हाथों को ठोका और यहाँ उनके पैरों को। कब 30 कॉमन एरा में। इसी एक्ट को हम क्रूसिफिकेशन बोलते हैं और उसी दिन से जो क्रॉस था वो सेक्रेट सिंबल बन गया क्रिश्चियंस के लिए। ये जो डे था क्रूसिफिकेशन का, इसको गुड फ्राइडे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि थर्ड डे पे ऑन इज बरियल, जिस दिन उनका बरियल हुआ उसके तीसरे ही दिन, मतलब क्रूसिफिकेशन के तीसरे ही दिन, ही रोज फ्रॉम डेड, वो जिंदा हो गए। इसी को रिसरेक्शन कहते हैं। ये संडे का दिन था, फ्राइडे को क्रूसिफिकेशन हुआ, सैटरडे संडे को वापस से जिंदा हुए और संडे को हम ईस्टर संडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये है जीसस की क्रूसिफिकेशन का पिक्चर। Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.